हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लास्ट टाइम हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी और हमने ये देखा था कि हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और वो भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि उससे हमारी हेल्थ खराब हो रही है, तो हमें कौन सी लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो पराशर है यहाँ पे, वो बोलते हैं कि अगर हम आयुर्वेद की तरफ देखें तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि आयुर्वेद हमें कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताता है जिसके बेस पे अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो करें तो उससे हमें बहुत बेनिफिट मिल सकता है। इन्होंने 4 ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है जो आपको यहाँ सामने दिख रहे होंगे। जैसे पहला है आहार, खाने पीने को लेकर। दूसरा है विहार, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को लेकर। तीसरा है आचार, मतलब आपके डेली रूटीन। एंड फोर्थ वन इज विचार, आपकी थिंकिंग। तो ये 4 ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसमें अगर हम आयुर्वेद के कही गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, बेटर हो सकती है और हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का ये मानना है कि एक हेल्दी पर्सन के लिए फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकल वेलबींग भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने इसमें फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल चीज़ों को भी मेंशन किया है, जैसे थिंकिंग हो गया या रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गई। ये हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी है। और जो आहार है और जो हमारा डेली रूटीन है वो हमारे फिजिकल वेलबींग के लिए ज़रूरी है। तो आयुर्वेद में दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी हुई है, फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल वेलबींग। तो जैसे सबसे पहले यहाँ आहार की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि वेजिटेरियन फूड हमें प्रेफर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ नॉन वेज। और जो हमारा खाना होता है उसमें फ्रेश वेजिटेबल्स और फाइबर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। फाइबर कंटेंट क्या करता है? फाइबर कंटेंट आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। प्लस स्पाइसी अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम या डायबिटीज़ या गैस्ट्रिक अल्सर्स या हाइपरटेंशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर ऑयल के बारे में भी यहाँ बात की गई है। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं जो सैचुरेटेड फैट से बने होते हैं, जिससे हमें जैसे आर्टरीज, क्लॉग्ड आर्टरीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया या पाम ऑयल हो गया। ये बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि इनको खाने से हमारी जो आर्टरीज होती हैं बहुत जल्दी ब्लॉक्ड हो जाती हैं। इसीलिए साउथ इंडियन जो लोग होते हैं जनरली उनमें ये देखा गया है कि उनको जो सैचुरेटेड फैट्स की वजह से काफ़ी डिसीजेज होते हैं। और पॉली, इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं जो हमें कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फैटी फिश या फिर कॉटन सीड में मिलते हैं। ये वो हैं सारे ऑयल्स जो हैं जिससे हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम होता है। इससे भी ज़्यादा बेटर है कि मोनोसैचुरेटेड फैट्स फाउंड इन ऑलिव पीनट्स, जो ऑलिव पीनट्स ऑयल होते हैं उनमें जो मोनोसैचुरेटेड फैट होता है उससे और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर हम उसको अपने फूड में यूज़ करें। फिर आ जाता है नेक्स्ट, जो ये बोलते हैं कि आयुर्वेद फर्दर एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ विरुद्ध भोजना। विरुद्ध भोजना मतलब कि ऑपोजिट फूड, यानी कि जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे ठंडे के साथ गर्म हो गया, उस टाइप से। तो वो चीज़ नहीं खानी चाहिए। सपोज जैसे आइसक्रीम खा रहे हैं तो उसके साथ फिर टी या कॉफ़ी नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आप मीट खा रहे हो तो उसके साथ दूध नहीं होना चाहिए, या दही और दूध एक साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सब से क्या हो सकता है? स्टमक इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ एसिडिक हो जाती है, एक चीज़ अल्कलीन हो जाती है, या फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर ये थी आहार की बात, फूड के बारे में। फिर नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं डेली रूटीन के बारे में, जिसको आचार बोलते हैं। तो डेली रूटीन में इन्होंने 3 टाइप के रूटीन बताए हैं, जैसे एक ऋतुचर्या मतलब सीजनल रूटीन जो होता है, दूसरा दिनचर्या जो डे रूटीन होता है, और तीसरा है रात्रिचर्या दैट इज नाइट रूटीन। तो सबसे पहले ऋतुचर्या की बात करेंगे। ऋतुचर्या मीन्स एक लाइफस्टाइल होता है जो हम सीजन के अकॉर्डिंग, जो हमारा लाइफस्टाइल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समर सीजन में हमें लाइट फूड लेना चाहिए जिसमें फ्लूइड्स ज़्यादा हो, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा हो,
उस टाइप के फूड लेने चाहिए। सिमिलरली दिनचर्या और रात्रिचर्या में इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू डे टाइम हमें खाना खाना चाहिए। जैसे सुबह के टाइम पे जनरली बोलते हैं कि हैवी खाना चाहिए और रात में लाइट खाना होना चाहिए। तो वन शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डॉन ड्रिंकिंग शुड बी द फर्स्ट एक्ट आफ्टर वेकिंग। तो सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना जैसे बोला जाता है। तो एक तो अर्ली मॉर्निंग उठना, उसके बाद सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना। एंड इफ इट रेफर्स टू ड्रिंकिंग ऑफ वाटर केप्ट ओवरनाइट। Dawn drinking assures smooth excretion of body waste and is a remedy for constipation. तो सुबह उठ के जो पानी पीने की ये बात कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठते जो एक गिलास पानी पीने की बात हो रही है, वो उससे क्या होता है कि आपका जो बॉडी वेस्ट है वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। और जो एक प्रॉपर रूटीन इन्होंने बताया हुआ है कि पहले एक्सक्रीशन ऑफ फीसिक्स, उसके बाद टीथ क्लीनिंग, फिर ऑयल मसाज, उसके बाद एक्सरसाइज और बाथ। तो एक्सरसाइज बात, इससे आपकी जो है डेली रूटीन इस टाइप की होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट आयुर्वेदा एडवोकेट्स। उसके बाद रात्रिचर्या के बारे में बोल रहे हैं कि रात्रिचर्या नॉर्म्स एडवाइज टू टेक डिनर 2-3 आवर्स बिफोर स्लीप। डिनर के जो आपके टाइम होना चाहिए वो 2-3 घंटे पहले सोने से। It also prescribes that people should engage in sexual intercourse only during night, as a rest of few hours is necessary after sexual intercourse for the body muscles to come to relaxed state. तो सेक्सुअल एक्टिविटीज वगैरह भी रात्रिचर्या की उसमें ही रूटीन में एडवोकेट करते हैं आयुर्वेदा। देन विचार एंड विहार की बात हो रही है। वाइल आहार एंड आचार रेफर्स टू प्योरली टू फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये दोनों ही फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कि रिक्रिएशन हो गया जिसका मतलब है साइको फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एंड थिंकिंग जिसका मतलब है कि मेंटल एस्पेक्ट्स। तो रिक्रिएशनल और मेंटल एस्पेक्ट्स जो है ये फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं दोनों ही। विचार नॉर्म स्पेसिफाई दैट वन शुड neither be driven by greed nor be dominated by emotions of fear, anger, jealousy, guilt, worry. तो जो विचार का जो डिसिप्लिन है उसमें वो बोल रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रीड से नहीं इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लालच में या बहुत ज़्यादा इमोशन से डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए, जैसे फियर, एंगर, जेलसी, इस टाइप की इमोशंस। और डिटैचमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अनाशक्ति वाला डिटैचमेंट, और हेट्रेट और ग्रीड, ये सारे उसी के फॉर्म्स हैं जो इन सब चीज़ों से हमें डिटैचमेंट होनी चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। फिर बात आती है नॉर्मैलिटी और एबनॉर्मैलिटी की। एबनॉर्मल का मतलब क्या है, व्हाट इज नॉट नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब है बिहेवियर जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो। नॉर्म्स एक वर्ड है जो हम बार बार साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं। तो नॉर्म्स इज व्हाट एवरेज या जनरल पीपल आर फॉलोइंग, दे आर कॉल्ड नॉर्म्स। तो कोई भी बिहेवियर जो नॉर्म से अलग हो उसको एबनॉर्मल बोला जाता है। सो my purpose in making this ambiguous and confusing statement is to show that there is no agreement regarding what is normal and what is abnormal. तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट बोली है ऑथर ने, जैसे कि abnormal is what is not normal and normal refers to a behavior that doesn't violate the norm. तो इस स्टेटमेंट से ये दिखाना चाहते हैं कि एज सच कोई भी रूल्स नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए कि क्या चीज़ नॉर्मल है। क्योंकि जैसे कि हमने 12th क्लास में जो अगर हमने एनसीईआरटी की बुक अगर आपने मेरी वो वीडियो में देखा था कि वहाँ पे भी हमने एबनॉर्मैलिटी के बारे में बात की थी। तो एबनॉर्मैलिटी में 4 डीज उसमें भी हमने पढ़े थे, सेम यही वाले, कि अगर किसी को एबनॉर्मल बोलना है तो उसको ये उसमें ये 4 डीज इंक्लूड होते हैं, जिसको हम डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन या डेंजरसनेस बोलते हैं। अब एबनॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, जो डेविएंट होता है। डेविएंट मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा फर्क हो जिसमें, पर डेविएंट होने का मतलब ये नहीं है कि डिसऑर्डर है। एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एबनॉर्मैलिटी का मतलब डिसऑर्डर नहीं होता है। एबनॉर्मैलिटी का मतलब होता है कि आप नॉर्मल से थोड़ा हटके कुछ कर रहे हो। जैसे अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन का इन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया यहाँ पे कि ही वॉज एबनॉर्मल इन द सेंस दैट ही वॉज टू इंटेलिजेंट फॉर ह्यूमंस। मतलब कि वो
एबनॉर्मल क्यों थे उनको, अगर देखा जाए उनकी इंटेलिजेंस नॉर्म से कहीं ज़्यादा थी, तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल थे। ऐसे ही जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, पॉप क्वीन मैडोना इज डेविएंट इन द सेंस दैट शी स्टिल्स परफॉर्म इन प्रोवोकेटिव क्लोथ्स एट द एज ऑफ 50। तो ऐसे ही जो मैडोना है, जो सिंगर है, अगर उनको देखा जाए तो वो अभी जैसे 50s की अबव एज में है, तब भी वो इतने ज़्यादा रिवीलिंग या इस तरह के कपड़ों में परफॉर्म करती हैं, तो उसका मतलब वो एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल का जस्ट एक ये मतलब होता है कि वो नॉर्मल चीज़ें जो लोग करते हैं, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो फॉलो कर रही है, जिसे हम नॉर्म्स बोलते हैं, उससे कुछ अलग कर रहे हो आप। अब वो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ खराब ही कर रहे हो या कुछ गलत ही कर रहे हो, आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। सो डेविएंस एक अकेली कंडीशन नहीं है जिसके बेस पे हम किसी को एक एबनॉर्मेलिटी की या एक डिसऑर्डर्ड की कैटेगरी में डाल दें। डेविएंस का तो जस्ट इतना मतलब है कि वो नॉर्मल से हटके कुछ कर रहा है। नेक्स्ट जो डी है, डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब है कि कोई बहुत परेशान है। डिस्ट्रेस इज सीन इन एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, जैसे PTSD है, that condition is called a distress condition because this person is not happy. When a person is not happy he is called distressed. अगर कोई खुश नहीं है तो उसको distressed बोलेंगे। and distress is a good predictor of mental disorder. तो अगर आप अपने deviant behavior से परेशान हो, then we can say that something is wrong. अगर आपका डेविएंट बिहेवियर, आप अपने डेविएंट बिहेवियर से आप बहुत खुश हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके आसपास के लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका डेविएंट बिहेवियर इस तरह का है जिससे आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, आपके आसपास के लोगों को डिस्ट्रेस हो रहा है और उससे प्रॉब्लम हो रही है सबको, तो वो फिर मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आ सकते हैं या उसका एक प्रिडिक्टर हो सकता है। ठीक है। और स्पेशली प्रोलॉन्ग डिस्ट्रेस, प्रोलॉन्ग मतलब फॉर अ लॉन्ग टाइम। एबनॉर्मल बिहेवियर में ऑल्सो भी डिसफंक्शनल, तो तीसरा आ जाता है डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल मीन्स यू कैन नॉट फॉलो योर डे टू डे रूटीन। जैसे डिप्रेशन के केस में क्या होता है कि डे रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं लोग, तो उसको डिसफंक्शनल बोलेंगे। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फॉलो योर डेली रूटीन इन अ प्रॉपर मैनर, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो वो डिसफंक्शनल हो गया। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। और फाइनली जो डेंजरसनेस है उसका मतलब ये है कि आप अपने लिए भी डेंजरस हो और अपने आसपास के लोगों के लिए भी डेंजरस हो। आपका बिहेवियर ऐसा है जो आपके लिए भी हार्मफुल है और आपके आसपास के लोगों के लिए भी। सो इफ एन इंडिविजुअल इज डेंजरस, she is capable of an act without any provocation or intentionality, she may be suffering from insanity. तो वही है, एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई इतना डेंजरस है कि वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे किसी को नुकसान हो जाए बिना किसी प्रोवोकेशन के, मतलब किसी के उकसाए बिना या बिना किसी इंटेंशन के, देन डेफिनेटली दैट पर्सन इज नॉट नॉर्मल। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है ऑल टोटल कि आपको ये चारों चीज़ें मिनिमम एक बिहेवियर में दिखनी चाहिए ताकि आप उसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल सको। ओनली वन थिंग, किसी एक चीज़ के होने से आप नहीं बोल सकते, खाली डेविएंस होने से आप नहीं बोल सकते कि एबनॉर्मल है, या एबनॉर्मल बोल सकते हो पर डिसऑर्डर नहीं बोल सकते। उसके साथ साथ डिस्ट्रेस भी होना चाहिए, डिसफंक्शन भी और डेंजरसनेस भी। From the above discussion, the only thing clear is that no clear boundaries exist between normality and abnormality. तो ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है। देखो, कुछ चीज़ें कुछ साल पहले नॉर्मल नहीं होती थी, धीरे धीरे वो अब नॉर्मल होने लग गई हैं। तो उससे ये पता चलता है कि नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी की कोई बाउंड्री नहीं है। ये हमारे लोगों के परसेप्शन पे डिपेंड करता है, अंडरस्टैंडिंग पे, एजुकेशन लेवल पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को नॉर्मल मानते हैं और किस चीज़ को एबनॉर्मल। तो एक चीज़ होती है मेंटल डिसऑर्डर्स, तो उसकी एक प्रॉपर अलग क्लासिफिकेशन है कि मेंटल डिसऑर्डर्स में कौन से ऐसी एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं। So the first modern classification was proposed by German psychiatrist Emil Kraepelin. Kraepelin had proposed that the professional should identify symptoms and signs from the behavioral
observation or otherwise, and finally establish the problems onset and the course. तो जैसे कि आपको पता है कि आईसीडी या फिर डीएसएम जैसी मैनुअल्स फॉलो की जाती हैं जब भी किसी के सिम्टम्स या फिर किसी पर्सन का डिसऑर्डर है उसके बारे में जानना चाहते हैं साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट, जो समझना चाहते हैं कि उस पर्सन को किस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो जो क्लासिफिकेशन दी होती है उन मैनुअल्स में उसको देखा जाता है। तो किस बेस पे होता है, तो क्रिपलिन ने सबसे पहले ये चीज़ बोली थी कि आपको सिम्टम्स देखने होते हैं कि वो पर्सन किस चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहा है या उसके आसपास के लोग क्या बता रहे हैं, क्या साइंस हैं, क्या इंडिकेशंस है उसके बिहेवियर में। फाइनली ये देखना होता है कि प्रॉब्लम का ऑनसेट कब हुआ, शुरू कैसे हुआ, उसका कोर्स क्या था, किस तरीके से प्रॉब्लम डेवलप हुई है। ये सारी चीज़ें जब आप एक साथ डायग्नोस करते हो देन यू आर एबल टू टेल कि पर्टिकुलरली कौन सा मेंटल डिसऑर्डर है। Together, these factors should be able to help the clinician to diagnose the patient as suffering from particular illness. तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सिम्टम, साइंस, ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम, कोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम था ये क्रिपलिन ने शुरू किया था। And the Kriplin system of classification is no longer in use, but it forms the basis of all modern classification. तो वही बात आ गई यहाँ पे जो मैंने अभी बोली कि ये अभी बेशक क्रिपलिन की दी गई क्लासिफिकेशन ना यूज होती हो, लेकिन ये उन्हीं का जो बताया हुआ आइडिया था जिसके बेस पे आज के टाइम पे वो मैनुअल्स यूज होती हैं जिनको हम आईसीडी बोलते हैं, जो WHO ने बनाई है, और जो दूसरी DSM है जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने बनाई है। और इनकी डिटेल्स अब आपको इनकी डिटेल के बारे में जानना है तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी जो मैंने दोनों पे बना रखी है। तो ये चीज़ यहीं से शुरू हुई थी, आइडिया क्रिपलिन का ही था कि हमें मेंटल डिसऑर्डर्स को पहचानना है तो उनकी क्लासिफिकेशन पहले करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू उनके सिम्टम्स, फिर उसमें से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पर्टिकुलर डिसऑर्डर है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा आइडिया दिया हुआ है DSM-4 के बारे में, वैसे तो अब DSM-5 आ गया है जिसके बारे में मैंने बताया है आपको अपनी वीडियो में। तो DSM-4 में जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, उसमें मल्टी एक्सियल सिस्टम था, उसमें वो एक्सिस होते थे। जैसे व्हाट आर द सिम्टम्स क्या है वो आपको एक्सिस 1 की कैटेगरी में मिलेगा। फिर आर देयर एनी एबनॉर्मल फंक्शनिंग दैट द इंडिविजुअल इज प्रीडिस्पोज टू, फॉर एग्जाम्पल आर देयर एनी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है तो वो उस बुक में एक्सिस 2 में मिलेगा। उससे मिलते जुलते कोई फिजिकल डिसऑर्डर है तो वो एक्सिस 3 में मिलेगा। और इंटेंसिटी कितनी है स्ट्रेसर्स की, किस वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, वो एक्सिस 4 में। एंड इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अडेप्ट द स्ट्रेसर वो एक्सिस 5 में। तो इस तरीके से DSM-4 में एक्सिस में डिवाइड किया हुआ है सिम्टम्स को। लेकिन जो DSM-5 है उसमें हमने देखा था कि एक्सिस का जो सिस्टम है वो हटा दिया है, अब प्रॉपर आपको चैप्टर्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द डिसऑर्डर्स। सो व्हाट आर दी कॉजल फैक्टर्स, कॉजल फैक्टर्स क्या है मेंटल डिसऑर्डर्स के? बहुत सारे कॉजल फैक्टर्स हैं। स्ट्रेस तो एक उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन और भी बहुत सारे कॉजल फैक्टर्स होते हैं स्ट्रेस के अलावा। मेंटल डिसऑर्डर जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गए, एंग्जाइटी हो गया, मूड डिसऑर्डर्स हो गया। तो many of the proposed causal factors have been proved beyond doubt, with others are lacking the empirical validity। तो कुछ तो ऐसे हैं जिनको मतलब जिनकी तो प्रॉपर एक empirical स्टडी हो गई है, साइंटिफिक प्रूफ मिल गया है, लेकिन कुछ कॉजेज अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। तो बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉजेज। पहला है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, मतलब किसी के अंदर जेनेटिकली कोई चीज़ है पहले से, बिकॉज उनके पेरेंट्स को थी। या फिर दूसरा है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स और स्ट्रेसर्स, मतलब कि उसके आसपास के जो स्ट्रेसर्स हैं, या रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर रीइंफोर्सिंग फैक्टर है। रीइंफोर्सिंग का मतलब ऑलरेडी एक बिहेवियर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, जैसे कि वो बिहेवियरिस्ट बोलते हैं कि एक बिहेवियर होता है ऑलरेडी उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है।
तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में वो आ जाते हैं, जैसे कि वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट डू नॉट देमसेल्फ लीड टू डिसऑर्डर पर इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब आपके अंदर वो चीज प्रेजेंट है, बायोलॉजिकली प्रेजेंट है, डिस्पोजिशंस है, अक्रेंस इन चाइल्डहुड या फिर कुछ ऐसा जो आपकी पर्सनालिटी में है, पहले से प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपको नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम, लेकिन चांसेस हो जाते हैं कि आगे जाके आपको डिसऑर्डर्स हो जाएं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स है जैसे जो आपकी इमीडिएट कंडीशंस हो गई, जिसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स, एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स आ जाते हैं या सोशियो कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। तीसरे रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स में जो फैक्टर्स दैट रीइंफोर्स एन ऑलरेडी अकर्ड डिसऑर्डर, तो ऑलरेडी एक डिसऑर्डर है और उसको कोई ऐसा फैक्टर है जो उसको और ज्यादा रीइंफोर्स कर रहा है। सो दीज आर दी 3 कैटेगरीज ऑफ कॉजेज, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के। इन कैटेगरीज को इन्होंने इस तरीके से दिखाया हुआ है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, किसी के अंदर पहले से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे एबनॉर्मेलिटी हो सकती है। प्रेसिपिटेट मतलब उनकी कंडीशन ऐसी हो गई है जिसकी वजह से वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो एबनॉर्मेलिटी नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्री प्रेसिपिटेट मतलब कंडीशंस ऐसी हो गई हैं। प्रेसिपिटेटिंग मतलब आसपास की कंडीशंस। और एबनॉर्मेलिटी एक बार हो जाए तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अगर कोई रीइंफोर्सिंग फैक्टर है कि बार बार उस चीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रही है कोई चीज, तो वो उस एबनॉर्मेलिटी को खत्म नहीं होने देगा। तो इस तरीके से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजनल डिसऑर्डर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।